हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी पूर्वालोकन का जो कर रहे थे। इसके पहले हम लोग हिस्ट्री का 2 वीडियो में ख़त्म किया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का। आज हम लोग इसका तीसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू का पूर्वालोकन का घटना चक्र का करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो चलिए, और संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इसी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को उन्होंने अंगीकृत किया था। संविधान सभा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाते हैं। अब आ जाइए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन थी? 29 अगस्त 1947 को संविधान के लेखन समिति गठित की गई। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति के गठित की गई, जिसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर और अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? तो कौन थे? एन गोपालस्वामी अयंकर थे, कन्हैया लाल मणिशंकर मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। इसके अध्यक्ष तो आपका बी.आर. अम्बेडकर थे। 6 सदस्य और थे, जैसे गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णा लाल मणिलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद साउदुल्ला, बी.एल. मित्र और बीपी खेतान थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के अध्यक्ष थे? तो कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी। कौन संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे? कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी थे। अब बताइए संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किसी देश के संविधान से लिया गया है। तो कानून के समक्ष समानता लिया गया है ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंच देश से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? तो मौलिक विचार कहाँ से लिए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों का लिए हैं। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक लिए हैं आयरलैंड से। मौलिक अधिकार लिए हैं यूएसए से। संघ और राज्यों के बीच समावर्ती सूची लिए हैं हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से। संघ और राज्यों के बीच जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई, ये लिए हैं कनाडा से। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा का लिया गया है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई थी? तो अमेरिकी गणराज्य से जनहित याचिका आया था। अब आ जाइए भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल और अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में भी 400 से प्लस धाराएं हैं। इसमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते भी है। भारतीय संविधान के किस प्रावधान का द्वारा अस्थिरता का उन्मूलन हुआ है? तो अस्थिरता का उन्मूलन किससे हुआ है? तो अनुच्छेद 17 से हुआ है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानसभा, विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमों तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमों और कार्यवाही से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो अनुच्छेद 220 120 के 1 के तहत संसद के किसी भी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की इजाजत कैसे मिलता है? तो 120 के 1 के तहत यह मिलता है। अब आ जाइए 19वीं क्षेत्र। आपका संघ सूची में कितना है? तो जब बना था उस समय 97 था, पर वर्तमान में 98 हो गया संघीय सूची में। राज्य सूची में उस समय 66 था, अभी 59 है।
और समावर्ती सूची में बना था तो 47 था, अभी 52 है। मतलब कि संघ सूची में 98 है, राज्य सूची में 59 है और समावर्ती सूची में 52 है। भूमि सुधार के विषय सम्मिलित है। भूमि सुधार का सुधार किससे है तो 9वीं राज्य सूची में है। भूमि सुधार किसमें है तो राज्य सूची में। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ और शपथ पत्र का प्रारूप है तो तीसरी सूची में है। कौन सा विषय समावर्ती सूची का है तो शिक्षा समावर्ती सूची में है। क्या संविधान में 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो क्या क्या शामिल है तो पुस्तकालय 11वीं सूची में। कौन सा सूची नहीं है तो कौन कौन 11वीं अनुसूची में जो पंचायत से है तो पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी परीक्षण है। कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो ग्रामीण खेल नहीं है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का जिसमें 29 विषय शामिल है, जिसमें से प्रमुख है पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी परीक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु पनज, उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि शामिल है। पर लेकिन ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में नहीं है, ग्रामीण खेल नहीं है। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया तो समावर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता किसमें है तो समावर्ती सूची में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद की सीटों का आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है तो चौथी में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान है तो चौथी में है। 5वीं अनुसूची में किस विशिष्ट समूह में लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है तो अनुसूचित जनजाति में है। 5वीं अनुसूची में किससे अनुसूचित जनजाति के संरक्षण दिया गया 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोध से है, ये 52 अनुच्छेद जोड़ा गया। उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है तो सार्वभौमिक, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र है हम। सार्वभौमिक, संत, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र है हम। संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। हम लोग सबसे पहले तो संप्रभु है, उसके बाद समाजवादी हैं, फिर हम लोग पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतांत्रिक, फिर हम लोग गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया तो एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में। भारत में लैंगिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्द से। सही शब्दों का विचारण का क्रम बैठाए तो सबसे पहले सार्वभौमिक है, फिर हम लोग है धर्म, फिर हम लोग सार्वभौमिक है, उसके बाद हम लोग पंथ धर्मनिरपेक्ष है, फिर धर्मनिरपेक्ष के पहले हम लोग समाजवादी, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य हम लोग, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस एक को पहले रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है तो समाजवादी है, मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं है तो कौन कौन है तो स्वतंत्रता है, फिर समानता है, धर्मनिरपेक्ष है, फिर प्रजातंत्र है, समाजवाद है, फिर समानता है, समाजवाद के बाद धर्मनिरपेक्ष, गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो 42वें द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया तो 42वें द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है तो हमारा संविधान की प्रस्तावना में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो संविधान की प्रस्तावना को। शासन की प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है तो प्रकृति में संघ किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान की प्रकृति में तो ये संघ है किंतु भावना में ये एकात्मक है। भारतीय संविधान की व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च है। संविधान सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय के रूप में कहाँ वक्तव्य नहीं है तो कौन सा वक्तव्य सही है तो इसमें से कोई नहीं है। कौन सा संसदीय व्यवस्था के तहत विधायिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, विधायिका सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेह है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है। प्रजातंत्र का आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है तो नीति क्रियान्वयन से है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है तो नीति क्रियान्वयन से संबंधित है।
निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था यूटिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन कौन सही है? तो त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सरकार को एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताएं शामिल सत्ता का केंद्रीकरण, एकीकृत शक्ति, सरकार के त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका, संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार एक संघीय प्रणाली है। राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र। दिल्ली, दिल्ली क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था? तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम कैसे बना था? 35वें संशोधन के तहत सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था 1975 में। सिक्किम कब बना था? 1975 में पूर्ण राज्य बना। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य कब बना था? तो इनमें से कोई नहीं, सिंपल सा अनुच्छेद 3 में किया और बन गया, इसमें कुछ नहीं किया खास है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था, भाषा के आधार पर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SCR के सदस्य थे? कौन थे? तो ऊपर SCR के सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन थे? KM पनिकर थे, हृदयनाथ कुज थे और फजल अली थे। ये तीनों थे। नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त किसे? जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, भूभाग को शामिल होकर कर सकते हैं, पर भारतीय बैंकों में धन जमा करके नहीं प्राप्त कर सकते। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को नागरिक संशोधन कानून पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। मूल अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 और 226 के तहत। ये कानूनी है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। कौन उन मौलिक अधिकारों का चयन करे जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं? तो वो कौन कौन है? तो वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के और अल्पसंख्यकों का अधिकार। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अल्पसंख्यकों का अधिकार से भारतीयों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार दिया गया है। भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार है, पर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को किस शासनकाल द्वारा हटाया गया था? तो ये मोरारजी देसाई द्वारा हटाया गया था। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्र झंडे का फहराना डैश के तहत एक मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हमारा मौलिक अधिकार है। इनमें से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है? तो अनुच्छेद 1 इसके कौन? सूचना काम, इसका कोई मौलिक अधिकार जो काम का नहीं है, गलत है इसमें से। इस विकल्प में A और C सही है। तो सूचना का अधिकार हम लोग का एक मानव अधिकार के साथ मौलिक अधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार भी। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन करके शिक्षा का अधिकार अब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को छोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में किसे जोड़ा गया था? तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को। निम्नलिखित में से किसी संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। इसके बाद कौन क्या ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, समान सिविल संहिता 44, पशु और कृषि और पशुपालन का संगठन 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रथन 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास 51। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य का निर्धारित किया गया है 42वें संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। अब आ जाइए राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। राष्ट्रपति क्या है? तो संसद का हिस्सा है। भारत की रक्षा बल में सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के पात्र होते हैं? तो कितनी भी बार हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है भारत की संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र सरकार के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। वैसे अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उसको सौंपा जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में विचार करें। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ के कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद वह 5 वर्षों के पद ग्रहण करेंगे। हाँ, दोनों कथन सही। क्या लिखा था? राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्षों के लिए वह पद पर ग्रहण कहा 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति 60 नहीं है, राष्ट्रपति पे महाभियोग 60 नहीं 61 के तहत महाभियोग लगता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत का राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति तथा मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश बनेगा। फिर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है सिर्फ संसद के द्वारा। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां किसमें निहित है? तो भारत के राष्ट्रपति में अधिशासी शक्तियां निहित है। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है वो। देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार है उसके पास। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। नहीं, वो क्षमा दान करे तो आपातकालीन घोषणा करे तो देखे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संसद के द्वारा हटाया जाएगा। उन्हें संसद के द्वारा पास किया जाएगा और पास करेगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम था 12वां। प्रतिभा पाटिल कितनी थी? तो हमारी 12वीं राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, 12वीं थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो वो बिहार से थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाएगा? तो जब वह राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। उपराष्ट्रपति किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का चेयरमैन होता है भारत के उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य का क्या है? भारत राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता नहीं, संसद करता है उसके उपराष्ट्रपति का चुनाव। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 2022 में 778 थे। 88 थे। श्री मोहम्मद अंसारी भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक में 12वें थे। मोहम्मद अंसारी 12वें उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य कौन थे? तो केंद्र सरकार का था। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है केंद्र सरकार का।
आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर यह बात किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं तो लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है सिर्फ लोकसभा के प्रति, चूंकि लोकसभा विकल्प नहीं है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रख के कार्य करते थे, विधायिका के अधीन रख के कार्य करेगी वो। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की 15% तक सीमा निर्धारित की गई है तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया था तो स्मृति ईरानी को। केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है तो मंत्रिमंडल सचिवालय है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है तो नीति क्रियान्वयन से है। नीति क्रियान्वयन से। भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भारत के राष्ट्र सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्र सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्र सुरक्षा नीति का समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अब आ जाइए महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। भारत सरकार के कानूनी विषयों पे कौन परामर्श देता है तो अटॉर्नी जनरल देता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार के मुख्य को कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है तो अटॉर्नी जनरल रखता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है तो उपराष्ट्रपति भी ले सकता है और महान्यायवादी भी ले सकता है। वरीयता क्रम। भारत के वरीयता क्रम में पहले कौन आता है तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सबसे देखो 26 जुलाई 1900 जारी की गई थी जो संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उनका 9 कॉम में रखा गया। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें और उनके बाहर में 17वें क्रम पर रखा गया। विकल्प ई होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक क्रम होगा तो इन्हें सार्थक क्रम क्या होगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर अध्यक्ष, फिर संसद के सदस्य आएंगे। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, फिर आते हैं संसद के सदस्य। अब आ जाइए संसद, लोकसभा। लोकसभा के लिए चुनाव के निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु के कम से कम का नहीं होना चाहिए तो 25 वर्ष का। संसद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 में की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा तो 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा। इस परिसीमन किस वर्ष तक रोक दिया गया है तो 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के अनुसार। लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदायों के लिए सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा का सामान्यतः कितने सत्र होते हैं तो 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं तो कम से कम 2 सत्र तो बुलाना ही बुलाना है हर 6 महीना में। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। कौन सा राज्य अपने सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है तो उत्तर प्रदेश भेजता है। जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधियों का प्रश्न है, कौन दूसरे और तीसरे स्थान पर? दूसरे में बिहार, तीसरे में महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, तीसरे में बंगाल है जो 42 भेजता है, फिर मध्य प्रदेश 29,
तमिलनाडु 39 और बिहार 40 सीटें भेजता है। लोकसभा के चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो, उसे प्राप्त ना हो 1/6 मत, मैंने कितने वैध मत पड़े, उसका अगर 1/6 उसको मत नहीं मिला है तो उसकी जमानत खो जाएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। 9वीं लोकसभा कब भंग हुई थी? तो 1951 में 9वीं लोकसभा भंग हो गई थी। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे फरवरी 1998 में। ये समय का करंट अफेयर है, इसे ज़्यादा टेंशन नहीं लिया सबका। लोकसभा के नेता कौन थे? लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी तो चेंज हो गया, अभी कौन है? तो 1999 का ये क्वेश्चन है, तो अभी तो उपाध्यक्ष कोई है ही नहीं हम लोग का लोकसभा में अभी के 2025 में। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ पेश होगा? तो केवल लोकसभा में। भारत की संसद के व्यय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो संसद की व्यय को कौन नियंत्रित, भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो भारत में संसद के 2 सदन होते हैं। संसद का व्यय संसद ही नहीं, भारत के संसद की व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक पीएम की सीट पर रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार 2 महीने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे तो। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है केंद्रीय सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य क्या है? केंद्रीय सरकार का है। अब आ जाइए राज्यसभा। राज्यसभा 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का प्रतिनिधि में शामिल है, राज्यसभा के प्रतिनिधि में कौन शामिल है? तो राष्ट्र क्या लिखा है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं ये लोग, ये राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं और 12 को लोकसभा और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कोई समाप्त होने का विषय ही नहीं है। कार्यकाल प्रत्येक सदस्य जो है वो 6 बार द्वारा और 2 साल बाद 1/3 सदस्य अपना इस्तीफा खत्म हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन कौन सा सही है? तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। सही बात है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को राज्यसभा नहीं, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने बाद राज्यसभा में 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना। और ये सिर्फ धन विधेयक के बारे में। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के आधार लोकसभा को लौटा सकती है। सही है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती नहीं, सिर्फ धन विधेयक लोकसभा में आ सकता है, शुरुआत हो सकता है। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, वह कौन है? तो अनुच्छेद 352 है। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह है अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ। राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसके विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसके विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी को नहीं प्राप्त है, राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल राजनीतिक में नहीं, ये सदन की एक 12 से 1 के बीच 12 बजे शुरू होता है, ये एक टाइम है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कब? ऐसे विधेयक पर विचार करने जिसे पारित करने के लिए उस दोनों सदनों के मतभेद हों। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामित कर सकता है? तो 2 और 12 सदस्य। लोकसभा के लिए पहले 2 था, अब तो कोई नहीं कर सकता। राज्यसभा में से 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। संसद के 17वां के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो राष्ट्रपति में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा क्यों सम्मिलित है? धन विधेयक की परिभाषा क्यों सम्मिलित है? क्योंकि धन विधेयक को देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में उपलब्ध के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनिमय के प्रत्यर्पण धन की उधारी विनिमय करना, भारत की संचित निधि धन का प्रयोग करना, किसी व्यय में भारत की संचित निधि पर भारत के व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अब आ जाइए संसदीय समितियां। लेखानुदान बना है। क्या की रिपोर्ट पर मतदान के लेखानुदान बना होता है? बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना होता है।
लोकसभा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम विनिमय बनाने के लिए नियोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान की सब पर समिति का अधीनस्थ विधान की समिति पर। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्ताव के खर्चों की कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना कटौती प्रस्ताव का मंजूरी होता है। संसदीय अधिनियम आज़ादी के बाद भारत के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है? तो 1956 में हुआ है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो 1/6 अगर उसे प्राप्त न हो। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था 1972 में। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना था? तो झारखंड। 28वां राज्य कौन था? झारखंड। अब आ जाइए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है और यह मानवाधिकार का संरक्षण संविधान का अंतिम विवेचक भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1953 भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय वो कैसे बना है? तो भारतीय संविधान के द्वारा इसे बनाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता कितनी है? तो ये बदलते रहता है। ये 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। जब बना था तो उसमें सब 7 न्यायाधीश थे, पर अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अति 33 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। कितनी हो गई है? 33 हो गई है। 33 + 1 34 है। 33 को न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, मतलब टोटल 34 न्यायाधीश अभी सर्वोच्च न्यायालय में है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है सेवानिवृत्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय की वृद्धि करने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली। पहला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एक 5 सदस्य निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उन पर उनके न्यायालय के कार्य 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंध है तो कॉलेजियम है। अपील अधिकार, मूल अधिकार सभी है। न्यायपालिका का अर्थ है कि यह सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत की न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। S.L. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कार्यरत थे। हाल ही में भारत की संसद में 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष से विनिर्णय का समर्थन दिया जिसमें 3 तलाक बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया? तो 2017 में। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो केशवानंद भारती प्रकरण में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय पर संबंधित था? तो यह संबंधित था सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य में। भारतीय संविधान और कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करता है? तो 131 करता है, ओरिजिनल जुडिशिएशन के लिए। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार क्या होता है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो कॉलेजियम प्रणाली, अपील क्षेत्र या मूल अधिकार क्षेत्र है। अब आ जाइए राज्यपाल। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। प्रायः किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो गवर्नर के द्वारा।
कहने पर। जम्मू और कश्मीर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपालों को निम्नलिखित जड़ों पर विचार कीजिए। क्या है? राज्यों के राज्यपाल, ये सब तो राज्यपाल बदल गया, उन 2022 के क्वेश्चन में तो बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए उसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने के उनके अधिकार का प्रयोग करते हैं जो उन पद में नहीं थे, तो अनुच्छेद 175 का 2 के द्वारा 175 के 2 के द्वारा। अब आ जाइए राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित होते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां है या अस्तित्व में है। भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कहते हैं विधान पालिका परिषद को। भारतीय संविधान निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है इसमें हिमाचल प्रदेश में से सबसे अधिक है। इसमें राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो स्थानीय पंचायतों के सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक चुने जाते हैं, स्थानांतरित चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रदत्त प्रावधानों के तहत संविधान स्थानीय निकायों से 1/3 स्थानीय निकायों के होंगे। माने 1/3, मान लीजिए 3 सदस्य तो 1 सदस्य स्थानीय निकायों के होंगे। 1/12 सदस्य 3 वर्ष के स्थानांतरक से होंगे और 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष के अध्यापन कर चुके लोगों से होंगे। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य। किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से कहाँ विधान परिषद है? तो सिर्फ बिहार में है। बिहार में अभी यहाँ पे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, 6 राज्यों में अभी है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता अनुच्छेद 170। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना पद त्याग पत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां पर इस तक का प्रावधान किसमें द्वारा नियुक्त होते हैं? तो केंद्र प्रदेश मुख्यमंत्री ये होते हैं ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति। देखो, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। आ जाइए अब उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। उच्चतम, देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो संसद करे, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो संसद, पर हाई कोर्ट बोलेगा तो वो राष्ट्रपति कर सकता है उस समय के हिसाब से। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर बनेगा, जिसे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने पर तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये कहा था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा था। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र के लिए है? तो वो है तुम्हारा गुवाहाटी है, और तुम्हारा गुवाहाटी मुंबई भी है जो दादर हवेली को संभालता है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीठ का कैसा था? तो वो टाइटल सूट था, स्वामित्व अधिकार मुकदमा था वो। केंद्र और राज्यों का संबंध। अब निम्नलिखित में से किस वर्ष साकरिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों के परिवर्तन की प्रस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया है? तो 1987 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमों तथा कार्यवाही से है। आपात उपबंध किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। भारतीय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर: हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। किसकी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करना परिणाम में से कौन सा है? तो 360 कब होगा? 360 कब होगा? तो 1, 2, 1, 3, 4। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी और किसी वर्ग के कर्मचारी को वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति उच्च न्यायालय जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी
या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश। जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने पर धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाएगा। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीने के लिए। वित्त आयोग, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होती हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध किससे है? तो राज्यों और केंद्रों के बीच के वित्त से है। अब आ जाइए योजना आयोग या नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। अब चुनाव आयोग, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। व्यवस्था पालिका के रिक्त स्थानों की पूर्ति होने के लिए चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। केंद्र और राज्यों की व्यवस्था पालिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 61 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव में लागू करते हैं तो कौन सा संशोधन करना होगा? तो बहुत सारा में है, 85, 172, 356, बहुत सारा में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का कौन सा संस्करण क्या है? तो वो है M3। कौन सा संस्करण है? तो ये M3 है। राजनीतिक दल, भारत के किसी भी दल को राजनीतिक दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितनी सीटों के वोट प्राप्त करना होगा? तो उसे राजनीतिक दल में कम से कम 6% मतदान के साथ 4 लोकसभा सीटें प्राप्त करनी होगी, 2% सीटें प्राप्त करने की 3 राज्य चुनाव में, और कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा होना चाहिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उस राजनीतिक दल का नाम बताए जो मिली जुली सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन उसका सदस्य 13वीं लोकसभा में स्पीकर बना था। तो तेलुगु देशम पार्टी का। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए। भारतीय जनप्रतिनिधि नियम अधिनियम 1991 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसमें 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा 6 राष्ट्रीय और 48 राष्ट्रीय दल थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, बहुजन समाज पार्टी 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है भाग 20 के 368 में। एक नया राज्य बनाने के लिए किसमें कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। किस संविधान संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया? तो 59वां 69वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम ने लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां। निम्नलिखित में से 42वें संशोधन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य, इसमें प्रस्ताव के 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा। इस संविधान के 8 नहीं 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। नए निर्देशक तत्व 39 से गलत है, 39 से नहीं जोड़ा गया था। इसमें 39A समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग 39 से और 48 से पर्यावरण और वन प्रबंधन का संरक्षण जोड़ा गया। इसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव आयोग से परामर्श द्वारा राज्य विधानसभाओं मंडलों के आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान में किस मुकदमे में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। राजभाषा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा मान्यता दिया? तो 343 के तहत। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 22 है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायत में चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकारें लेती है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो समराज्य सूची में है। पंचायती राज विषय एक राज्य सूची का विषय है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित नामित नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली के सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था? तो अशोक मेहता कमेटी ने। किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो बलवंत राय मेहता होता है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था। किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था? तो अशोक मेहता कमेटी ने किया था। अशोक मेहता निम्नलिखित समिति किसकी सिफारिश था? तो पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश था। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। सरकार के पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ संसद होते हैं। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली आती: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। ब्लॉक स्तर के पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। भारत के निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 243G के तहत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया है? तो 73वें संशोधन के द्वारा। पंचायती राज किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है? तो 73वां संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका निर्णय पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ग्राम पंचायत का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है? तो 40। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है? तो अनुच्छेद 40। सरकार पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसमें सरकार 3 श्रेणियों में होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्यों के रूप में कुछ सांसद होते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? तो पंचायतों के लड़ने के लिए 21 वर्ष। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है? तो भारत के संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। इनमें मुख्यतः कौन सा विकेंद्रीकरण की विनिष्ठ नहीं है? तो इसमें स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना नहीं है, बाकी ये स्वायत्ता है, लोक सहभागिता है, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था राजस्थान के नागौर में। कौन सा कार्य पंचायती के स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था? कौन कौन आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोग सेवा आता है। निम्नलिखित में 73वें संशोधन विकेंद्रीकरण किया गया निर्णय लेने की शक्ति का पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासन की शक्तियों का। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल है? तो नहीं है। तो क्या क्या शामिल है? पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी परीक्षण है, ग्रामीण खेल नहीं है। अनुसूची 11वीं और पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो 29 विषयों पर दिया गया है। किस राज पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो तुम्हारा पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में परिषद में जिला परिषद लागू है। यहाँ पे नहीं। कहाँ का नहीं? नागालैंड में, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय में। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय में पंचायती राज प्रणाली नहीं लागू है। भारतीय संविधान में भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था के स्थान आरक्षित है पंचायती राज के रूप में। किस राज्य या किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो कहाँ पे? बिहार में, उत्तराखंड में, झारखंड,
बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और झारखंड में 50% का आरक्षण है। किन राज्यों में 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। 73वें संविधान संशोधन को वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन ने दिया था? तो 64वें संविधान संशोधन बिल ने। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त किया है? तो 73वां संविधान संशोधन ने। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना बनाती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन कौन आता है? भूमि सुधार क्रियान्वयन आता है, निर्धारित निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन आता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग गठित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन कौन आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा है। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं है ये। भारत के किस विषय पे पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का अंतर्गत नहीं आता? तो कौन कौन आता है? तो भूमि सुधार का क्रियान्वयन आता है, निर्धरता निवारण कार्यक्रम क्रियान्वयन आता है। निम्नलिखित में से किसने समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया? तो सहयोग आंदोलन ने। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, संथानम समिति 63 और 63-64 में आया, अशोक मेहता समिति 77 से 78 है, जीवी राव समिति 85 में, एल.एम. सिंघवी समिति 86 में, हनुमता राव समिति 84 में, पी.के. थुंगल समिति 88 में आया था। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के उपरांत कुछ अब अनुसूचित जाति के लिए जातियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 1206। पिछड़े वर्गों के आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका कालेकर थे, काका साहेब कालेकर थे। किसी समुदाय में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की आवश्यक विशिष्टियां क्या है? तो आदिम लक्षणों का संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। अब आ जाइए प्रश्नों का विविध अला। भारत में चलित न्यायालय क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। मोबाइल कोर्ट किसने शुरू किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने। निम्नलिखित में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के कौन सा नहीं है? तो कौन कौन है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानूनों की एकरूपता। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अमेरिका और सोवियत रूस है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की संदर्भित कथनों पर विचार कीजिए। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त शांति बनाए अभियानों में बड़े बजट का योगदान देता है। सैयद अकबरुद्दीन के पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन थे? तो अशोक कुमार मुखर्जी थे। बहुत पुराना क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारत आयोजित प्रस्ताव आया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो हिंदी, उर्दू, बंगाली भाषाओं का उल्लेख किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हैग में है। एम्निटी इंटरनेशनल एक गठन जो जुड़ा हुआ है मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए। चीन की समाचार एजेंसी का नाम चाइना न्यूज़ एजेंसी है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट में येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस को येलो बुक कहते हैं। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में हुआ था। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुआ था। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकटचेमलैया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो M.C. सेतलवाद थे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। प्रथम रत्न प्राप्त करने वाले कौन है? तो एस राधाकृष्ण ने भारत रत्न प्राप्त किया था। निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो स्वीडन है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। इस तरह करके हम लोग का पॉलिटी खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे भूगोल में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हिस्ट्री नहीं देखा तो हिस्ट्री जरूर देखिएगा।